नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह प्रयास किया है कि वे विद्यार्थी जो भारत के सुदूर क्षेत्रों में हैं या किसी कारण से दृष्टि आईएएस के क्लासेस नहीं कर पाते या कोविड-19 की वजह से घर में हैं, उन तक परीक्षा के संदर्भ में जो उपयोगी रणनीति है, साथ ही साथ प्रश्नों के ट्रेंड के अनुरूप प्रश्नों तक अपने स्रोत को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, इसको संप्रेषित करना है। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य पीसीएस अर्थात लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में है। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्नों को विश्लेषित करूंगा। 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में जो नए पैटर्न पे हुआ था, लगभग 40 प्रश्न भूगोल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है। भूगोल के अंतर्गत विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश के भूगोल से भी संबंधित है, जबकि पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी अच्छे खासे मतलब अत्यधिक नंबर में संख्या में प्रश्न आए हैं। इसीलिए आप देखिए 150 में लगभग 40 प्रश्न केवल भूगोल पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से ही हैं। अर्थात यह विषय बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होगा प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में। मुख्य परीक्षा में भी अब काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं भूगोल से भी, अर्थात जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, क्योंकि अब मुख्य परीक्षा के सिलेबस में विश्व का भूगोल भी है यूपीएससी की तरह। साथ ही साथ जो पारिस्थितिकी है या पर्यावरण है या आपदा प्रबंधन है मुख्य परीक्षा के लिए, वहाँ से भी निरंतर प्रश्न आ रहे हैं। तो 2019 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो कुल 40 प्रश्न हैं, उन 40 प्रश्नों के लिए हम 4 वीडियोस आप तक पहुँचाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के नाम से। आज का वीडियो जो 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम वीडियो है, अर्थात पार्ट 1 है। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि ये प्रश्न किन किन क्षेत्रों से लिए गए हैं। साथ ही साथ इन प्रश्नों के प्रारूप को देखें तो किस प्रकार से यदि पढ़ा जाए या तैयारी किया जाए तो इन प्रश्नों को इजीली हम बना सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर और समझते हैं पैटर्न को और देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के हैं और कैसे इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके स्रोत तक या प्रश्नों के स्रोत तक पहुंच को विद्यार्थी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो जो पहला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखिए, मध्य भारत में ये मूल रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में, थोड़ी सी गुजरात में स्थित जो पहाड़ियां हैं, अर्थात जैसे अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को लें तो यहाँ मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियों का क्रम है, जैसे नर्मदा के यहाँ पे नर्मदा नदी है और ये हो जाती है तापी नदी, यहीं पर है सतपुड़ा रेंज। बेसिकली जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा से ही निकलती है। इस सतपुड़ा रेंज को प्रादेशिक स्तर पर कई भागों में बांटते हैं। जैसे इसका जो पश्चिमी भाग है इसको कहते हैं भरनार श्रेणी या मरनार श्रेणी। भरनार, इसके बाद कहते हैं सतपुड़ा हिल या राजपुरा हिल। राजपुरा हिल, सतपुड़ा हिल। अब सतपुड़ा या सतपुड़ा दोनों हो सकता है। फिर बीच में है महादेव हिल, इसके बाद है मैकाल हिल और अंतिम में है कोरिया हिल। और कोरिया हिल के पास ही है अमरकंटक का पठार। इसी अमरकंटक के पठार से निकली है नर्मदा नदी। इसके उत्तर से यहाँ सोन नदी निकलती है और जो ताप्ती नदी है इसी सतपुड़ा के अर्थात महादेव हिल से के दक्षिण से निकलती है। इस प्रकार से तो आप ध्यान से देखिए तो राजपुरा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और कोरिया हिल। और प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित या मध्य भारत स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा एक क्रम सही है। तो मैकाल के बाद महादेव आएगा, ये तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मैंने क्रम आपको दिखाया है, महादेव के पूर्व में है मैकाल और तब है कोरिया और महादेव के पश्चिम में है सतपुड़ा हिल।
तो सतपुड़ा हिल, महादेव हिल, मैकाल हिल और छोटानागपुर का पठार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जो मानचित्र मैंने बनाया था यहाँ पे, इसके इधर आप आएंगे तो ये हो जाएगा छोटानागपुर का पठार। तो राजपुरा हिल, इसको राजपीपला हिल भी कहते हैं, भरनार नहीं, ये सतपुड़ा संबंधित है। तो फिर सतपुड़ा हिल, महादेव हिल। महादेव हिल सतपुड़ा हिल का सबसे मध्यवर्ती भाग है और सबसे ऊंचा है। अर्थात प्रक्रिया जो तैयार करने का है तथ्य को या विश्लेषण करके, आप देखिएगा तो सतपुड़ा हिल इस प्रकार से है। ये बीच का महादेव है, फिर इधर मैकाल है और फिर हो जाता है कोरिया हिल। इसी महादेव हिल पर, ये महादेव हिल है, ये राजपुरा है जो गुजरात में है और थोड़ा मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहते हैं राजपीपला भी कहते हैं या सतपुड़ा कहते हैं। महादेव बीच में है, इसी पर सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ जो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, वो इसी महादेव हिल पर है। इसी के बगल में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर यहाँ पर है मैकाल हिल और ये कोरिया हिल जो है लास्ट में, इसी के पास यही जाकर मर्ज कर जाता है अमरकंटक के पठार में। अमरकंटक के पठार के उत्तर पूर्व में जाएंगे आप तो आएगा छोटानागपुर का पठार। और ऐसे यूपीएससी का पैटर्न रहा है पहले भी कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए, या मुंबई से कोलकाता तक की आप यात्रा करेंगे तो रास्ते में कौन कौन से नगर आएंगे, या किसी नदी की चर्चा कर ली गई कि यदि आप बेतवा नदी से यात्रा करें उसके प्रारंभ से तो रास्ते में कौन कौन से नगर आएंगे। इसमें सिंपल है कि जो नदियों के तट पर अवस्थित नगर हैं उनको क्रमशः देखिए, साथ ही साथ किस नदी की बाईं ओर से नदियों के मिलने का यानी ट्रिब्यूटरीज का यानी सहायिकाओं का क्रम क्या है, दाहिनी ओर से नदियों के मिलने का क्रम का क्या है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पैटर्न वाइज हो जाता है। और जब आप इस प्रकार से तथ्य को सेट करते हैं विश्लेषण करके अवधारणा के अंतर्गत, तो आप जल्दी भूलते भी नहीं हैं। तो पूर्वी भारत के पठारों का क्रम क्या है, दक्षिण भारत के पठारों का क्रम क्या है, बुंदेलखंड पूर्व में है कि बघेलखंड पश्चिम में है, या बुंदेलखंड किस ओर है, साथ ही साथ मध्य भारत का पठार, रीवा सतना का पठार या बुंदेलखंड का पठार, तो उसका लोकेशन क्या है। आप पूरा पश्चिम में, चूंकि एटलस में हमेशा ओवरलैप दिखाया जाता है, आपको सेट करके ही तैयार करना होगा। ये प्रश्न आसान होते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी प्रकार, मतलब जो खासकर देखेंगे आप पीसीएस में, तो यूपीएससी में कई बार लोग नहीं जाते। पीसीएस में वो परीक्षार्थी भी फॉर्म भर देते हैं, परीक्षा में बैठ जाते हैं जो एसएससी आदि की तैयारी करते हैं। भाई उनका मूल अधिकार है कि वो विजुअल फॉर्म भरे, और मतलब उनका भी अधिकार है और उनको फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन मुख्य परीक्षा की प्राय उनकी तैयारी नहीं होती। तो बस परीक्षा में बैठ करके देखते हैं क्या होता है वाला जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन कई बार जिनका ऑब्जेक्टिव की तैयारी जिन विद्यार्थियों की अच्छी है वो पास कर जाते हैं, और उनके छटने का मतलब जो अच्छे मेंस की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी उनके छटने का कारण ये होता है कि परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप तथ्य या अवधारणा को तैयार नहीं करना। तो आप इस प्रकार से तैयार कीजिए, तब अवश्य आप सफल होंगे। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटानागपुर का पठार। चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है कथन और कारण का है। कथन और कारण के प्रश्न में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कथन और कारण, देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट होता है एसर्शन, इसको कहते हैं हम लोग कथन, एसर्शन बोलते हैं इसको। एक तो जो भी स्टेटमेंट होगा या कथन होगा वो कारण में हो या कथन में हो, पहले वो सही है गलत पहले ये भी चेक करना होता है, लेकिन इसके बनाने का एक ट्रिक भी है। और दूसरा है कारण। कारण का मतलब हो गया रीजनिंग। अब इसमें देखा ये जाता है कई बार तथ्य न पता हो, अर्थात वो सही है या गलत, तब भी उत्तर सही मिल जाता है। उसका तरीका क्या हो सकता है, जैसे कारण है रावण ने सीता का हरण किया या अपहरण किया, एक ही बात है यहां पर। रावण ने सीता का हरण किया या अपहरण किया, ठीक है। और यहां पर है, इसको उल्टा कर देते हैं तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यहां कारण में दे रहे हैं
रावण ने सीता का हरण किया, या इसी को अपहरण कह सकते हैं, अपहरण किया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर राम ने, इस असर में राम ने रावण की हत्या की। ठीक है, अब देखिए आंसर जो ए होता है, उत्तर ए में ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। अर्थात ये इसीलिए हुआ, जो असर्शन है वो इसीलिए घटा क्योंकि कारण नीचे वाले स्टेटमेंट से मिला था। अर्थात राम ने रावण की हत्या इसलिए की क्योंकि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तो कारण हत्या का किसने दिया? रावण के अपहरण ने दिया। तो यहां पर स्टेटमेंट अर्थात जो कारण है, रीजनिंग है, वो असर्शन की पुष्टि करता है। लेकिन सोचिए, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कारण दे देते हैं राम ने रावण की हत्या की, रावण ने सीता का अपहरण किया। तो हत्या अगर असर्शन हो गया, कारण हो गया, तो हत्या करने के बाद तो रावण अपहरण नहीं करेगा ना। या जैसे राम को या किसी को ले लीजिए, श्याम को भूख लगी थी और श्याम ने खाना खाया, तो भूख लगना कारण है और तब श्याम खाना खाएगा, या कोई भी, आप राम रहीम जिसको भी जोड़िए, किसी भी नाम को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यानी भूख लगना कारण होगा और तब उस व्यक्ति ने खाना खाया होगा। कारण में भूख लगना होगा और तब उसने खाना खाया होगा। अगर उसको उल्टा कर दीजिए, अर्थात कारण है खाना खाना और असर्शन हो जाएगा भूख लगना, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, परंतु वह उसका विश्लेषण नहीं करेगा। तो जब विश्लेषण नहीं करेगा तो उत्तर हो जाता है बी। सी का मतलब होता है ए गलत है, आर सही है, और डी का मतलब होता है आर सही है, ए गलत है। तो कई बार, जैसे सपोज कीजिए आपको नहीं पता, वैसे रामायण का एग्जाम्पल मैंने दिया इसलिए क्योंकि लगभग लोग इसको जानते हैं। सपोज कीजिए कि आपको नहीं पता है कि राम ने रावण की हत्या की थी या नहीं, और आपको यह भी नहीं पता है कि जो रावण ने सीता का अपहरण या हरण किया था या नहीं, अपहरण ही ले लेते हैं, ठीक है, किया था या नहीं, परंतु आप सीक्वेंस को देखते हैं तो लगता है कि अपहरण करने के कारण से ही हत्या की गई होगी या राम ने उसकी हत्या की थी रावण की। तो इस मुद्दे से, इस तरीके से उत्तर ए बैठता है। और आप अगर उत्तर ए लगाएंगे तो 90% चांस होगा कि उत्तर सही ही होगा। ये तरीका है बनाने का। तो सबसे पहले आप ये देखिए कथन कारण, जबकि मैंने कई विद्यार्थियों से बात किया कि सर लगता है मिलता जुलता तो ये मार देते हैं। नहीं, लगता है मिलता जुलता नहीं, वो कारण है कि नहीं। और उसके बाद जैसे बांध टूटा और विनाशकारी बाढ़ आया, तो विनाशकारी बाढ़ आने का कारण था बांध का टूटना। तो यदि कारण में बांध का टूटना है और आपदा या विनाशकारी बाढ़ के आने का असर्शन है, तो आंसर ए होगा, और उसको उल्टा कर देंगे तो आंसर बी होगा। इस प्रक्रिया से आप सोचना शुरू कीजिए तो उत्तर निकल जाता है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसका इंग्लिश है, द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स लाइज इन द हिमालयन रीजन इन इंडिया। ये तो सबको पता है। एंड देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयाज। अर्थात कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। थ्रस्ट का मतलब यहां भ्रंश है। जिन लोगों ने क्लास किया है, इसलिए जीएस या समान अध्ययन के क्लास में भी मैं बताता हूं कि महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत सांगपो भ्रंश है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBT अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में HFF अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, यानी फ्रैक्चर्ड है पूरा का पूरा जोन। जैसे यहां पे अगर हम लोग लें तो अगर ये हिमालय है तो हिमालय के इस उत्तर में ये जो भ्रंश है, इस भ्रंश का नाम है तिब्बत सांगपो भ्रंश। और आपको जानकर आश्चर्य होगा
इसी तिब्बत सांगपुर भ्रंश में ये यहां तक है। ब्रह्मपुत्रा भी प्रवाहित होती है और सिंधु भी। सिंधु जाती है पश्चिम की ओर और ब्रह्मपुत्रा जाती है पूरब की ओर। और जब किसी भी जैसे किसी भी चीज को जब जरूरत से ज्यादा आप मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। उसी को फॉल्ट या थ्रस्टिंग कहते हैं जियोमोर्फोलॉजी या जियोलॉजी में, है ना। ये हो गया महान हिमालय जो लाल वाला था, महान हिमालय। अब अगर मान लो इसको ले हम ऐसे शिवालिक मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो अगर भ्रंशों को लें तो जो यहां पर भ्रंश है इसका नाम है MCT, जो यहां पर भ्रंश है इसका नाम है MBT, और यहां तक जान लीजिए इसके दक्षिण में भी भ्रंश बना हुआ है, इसका नाम है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। तो ये हिमालय के 3 श्रृंखलाओं के चारों ओर मतलब बीच बीच में भी फ्रैक्चर्ड है, लैंड टूटा हुआ है, यानी क्रस्ट जो है वो टूटा हुआ है। और ये अक्सर मैं समझाने की प्रक्रिया में एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कीजिए इस हाथ की हड्डी टूटी हुई है और भीड़ सामने से आ रहा है बच्चों का, मैं सीढ़ी से उतर रहा हूँ और बहुत से लोगों का भीड़ आ रहा है, तो इसको सामने किया जाए, या अगर बच्चों या भीड़ से धक्का यहाँ पे भी लगता है, फ्रैक्चर्ड ये है, तभी मजा यहीं पर ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्चर्ड है। तो टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज में या प्लेट टेक्टोनिक की परिभाषा क्या है? प्लेट पृथ्वी के भूपृष्ठ का वह भाग या भूभाग, पृथ्वी के भूपृष्ठ का वह भाग जो प्रायः कंपन रहित है, ठोस है, उसे प्लेट कहते हैं। मीन्स सोलिड एंड ऑलमोस्ट लेस कंसर्न विद द सिस्मिक एक्टिविटीज, यानी वाइब्रेशन। और टेक्टोनिक की परिभाषा क्या है? प्लेटों के सीमा पर भूपृष्ठ का वह खंडित या टूटा हुआ भाग जहां प्रायः विरूपण या कंपन की घटनाएं घटती हैं। कंपन या विरूपण ही भूकंप है। तो जो भारतीय प्लेट है वो मूलतः प्रायद्वीपीय पठार है, और जो प्लेट टूटा हुआ है, खंडित है, वो हिमालय के सेच्योर जोन में है, हिमालय के निर्माण वाले क्षेत्र में है। और वही थ्रस्टिंग है। इन थ्रस्टिंग में तो इतना ज्यादा किसी की हड्डी टूटी हुई हो तो मजा तो बार बार आएगा, हाँ या ना। तो अब ये क्वेश्चन को आप देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है, कथन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में संचित है। अब ये तभी होगा जब वहां प्लेट टूटा हुआ हो या वहां विवर्तनिकी का क्षेत्र हो, तो है वहां विवर्तनिकी का क्षेत्र। आप यहाँ पे मानचित्र में यहीं पे मैं बना दे रहा हूं, जैसे अगर भारत के मानचित्र को देखा जाए तो ये ऐसे, यही यहां से लेकर के ये भारत के प्लेट की सीमा है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये भी प्लेट की सीमा ही अंडमान निकोबार से होती हुई जाती है, इंडोनेशिया आदि इसी सीमा पर अवस्थित है। और उत्तरी सीमा भारत के प्लेट की ये हिमालय तय करता है, इधर सुलेमान और किरथार तय करते हैं, इसीलिए। और यहाँ पे जो मध्य हिंद महासागरीय कटक है वहां से तय होता है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा सिक्योर जोन यही है, बिकॉज वहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है ना। तो अब हम लोग इसको देखें तो ये पूछ रहा है, एक तो ये तो सही है। दूसरा, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र है। अनुदैर्ध्य से ज्यादा बेटर है, इसके इंग्लिश वाला को पढ़िए, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालयास। थ्रस्ट मीन्स फॉल्टिंग, फ्रैक्चरिंग, उसी को जब बड़ा करते हैं तो हो जाता है थ्रस्टिंग। अत्यधिक मुड़ने को कहते हैं थ्रस्ट, और उसी जब फ्रैक्चर हो जाता है तो थ्रस्टिंग कहेंगे इसको। तो ये कारण है, इसीलिए तो कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन ज्यादा होगा। एक तो प्लेट के सीमा पर है वो, विवर्तनिकी का क्षेत्र है, दूसरा वहां पर थ्रस्टिंग ज्यादा हुआ है। तो ये सारी प्रक्रियाएं बताती हैं कि वहां पर सिस्मिक जोन्स गहरा होगा। इसलिए भूकंप जो भारत में है वो सर्वाधिक गहनता वाला हिमालय क्षेत्र में ही आता है। ये क्षेत्र भारत के हिमालय से होता हुआ भुज तक जाता है, वही सुलेमान की पेटी से होती हुई, सुलेमान माउंटेन के, क्योंकि वहां पर भी प्लेट की सीमा ही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात ये कारण ही इसकी पुष्टि करता है, तो उत्तर होगा ए। अर्थात दोनों सत्य तो है ही हैं, साथ ही साथ जो कथन है वो
कारण से जुड़ा हुआ है, अर्थात कारण जो है रीजनिंग वो कथन की पुष्टि करता है। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग। जो तीसरा प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, हिमनदीय मैदान का और जलोढ़ मैदान का। देखो ये सरोवरीय मैदान होगा। देखो स्ट्राइन प्लेन, लोएस प्लेन, ग्लेशियल प्लेन, अलुवियल प्लेन। देखो लोएस का मैदान बनता है वायु से, ये बनता है हिमानी से, ये बनता है नदी से। लेकिन मुद्दा है सरोवरीय मैदान बनता यह भी नदी से ही है, नदी और कहीं कहीं कभी कभी वायु से भी बनता है, लेकिन मेनली ये नदी से बनेगा। लेकिन नदी कैसी? ये जो नदी होनी चाहिए वो अंतः स्थलीय होनी चाहिए, अंतः स्थलीय नदी, अर्थात किसी झील की ओर कई नदियों का प्रवाह हो, कई नदियों का प्रवाह हो। देखो अब ध्यान से देखोगे तो इस मणिपुर पे जो लोकतक बेसिन है उस पर कई बार प्रश्न आ चुका है। बस प्रश्नों के स्वरूप को घुमा देते हैं पीसीएस वाले या यूपीएससी वाले। कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको भी हम लोग मैप से समझते हैं। देखो लोएस का मैदान बेसिकली वायु से बनता है। चीन में इस प्रकार का मैदान खूब है, जैसे लाल बेसिन, हालांकि नदी की भूमिका भी है उसमें, लेकिन वायु की भूमिका सबसे ज़्यादा है। हिमानी जो मैदान मिलता है उत्तराखंड में आपको मिल सकता है, या हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है, कश्मीर में मिल सकता है, जिसमें आपने सुना होगा जो एस्कर बनता है। एस्कर बेसिकली वो क्षेत्र होता है जहाँ पर हिमानी नदी में परिवर्तित होता है, तो वहाँ पर हिम भी होता है और नदी, हिमानी का भी प्रवाह होता है, नदी का भी प्रवाह होता है। तो उस क्षेत्र में जो एस्कर की फिर माला बनता है, मतलब जब एस्कर ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, अर्थात जब हिमानी गर्मी की ऋतु में ऊपर की ओर और शीत ऋतु में फिर नीचे की ओर, क्योंकि जब ऋतु का परिवर्तन होगा तो हिमरेखा का भी परिवर्तन होगा। तो एस्कर जो है मालाकार स्कल में, अर्थात लाइन से क्रम से कई एस्कर से परिवर्तित हो जाता है और उसको कहते हैं आउटवर्स बेसिन, अर्थात अवक्षेप मैदान। तो हिमानी से इस प्रकार का जो समतल प्राय मैदान बनता है उसको बोलते हैं अवक्षेप मैदान, है ना। लेकिन जो पूछा गया है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, तो थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे पिक्चर से आपको समझाते हैं। जैसे अगर भारत के आप मानचित्र पे देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश का भारत से संबंधित चिकन नेक, यहीं पे हमारी गंगा नदी प्रवेश करती है, यही चिकन नेक है डोकलान का, और इधर से फिर होता है नेपाल, है ना। तो यहाँ पर है मणिपुर बेसिन। तो यहाँ पे है क्या, इधर देखोगे तो है अराकाम योमा, ये ब्लू वाला है अराकाम योमा, ये म्यांमार में है। यहाँ पर देखोगे तो पटकोई बूम, नागा हिल, और इधर है पूर्वी मणिपुर हिल, और यहाँ पर है पश्चिमी मणिपुर हिल, यहाँ पर है रिंगमा हिल, ये गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल, और ये ऐसे हो जाता है रिंगमा हिल पूरा। ठीक है, तो पूर्वी मणिपुर हिल, पश्चिमी मणिपुर हिल, यहाँ पे हो जाएगा लैमातोल हिल, और फिर इधर से आ जाता है ऐसे यहां से आ जाएगा ऐसे मिजो हिल, और यहां पर है त्रिपुरी हिल। तो आप ध्यान से देखिए ऑलमोस्ट ये वाला क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसी में यानी ये झील है, इसको लोकतक बेसिन कहते हैं। चारों ओर से, हालांकि 3 ओर से मुख्यतः नदियां आती हैं, तो धीरे धीरे जो झील का प्रदेश है, क्षेत्र है, वो भरता जा रहा है। तो झील के चारों ओर जो मृदा है वो किस प्रकार की मृदा होगी, सरोवरीय मृदा, अर्थात लिक्विडिटी बोलते हैं उसको, यानी झील से या नदियों के जो अंतःस्थलीय अपवाह की प्रक्रिया है उससे झील धीरे धीरे भरता जा रहा है और उससे उर्वर मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो इसको बोलेंगे सरोवरीय मैदान का निर्माण है। लिक्विस्ट्रीन प्लेन होगा ये, और ये मणिपुर के इम्फाल बेसिन में बहुत शानदार प्रकार से होता है। लेकिन जैसे लोएस मैदान का उदाहरण पूछा जाए आपसे, यह भी अंतःस्थलीय अपवाह से ही होगा। तो सबसे बढ़िया उदाहरण होगा आप पश्चिमी राजस्थान में जैसे काकने झील, मंथरा झील, डिंडवाना झील,
ये छोटी छोटी जहाँ पे नदियाँ आकर के मिलती हैं और छोटे छोटे ओएसिसेस हैं, स्ट्रीम्स जो होती हैं, नदियाँ जो होती हैं, वो जा करके वहाँ पे बजड़ा या मिट्टी का निक्षेप करती हैं, मतलब बालू को घिस करके अपरदित करके और बारीक बना देती हैं। लेकिन जब वायु चलता है तो फिर से वहाँ पर बालू का या बालू से निक्षेपित जो वायु है उसका निक्षेप होता है। तो लोएस्ट के मैदान में केवल नदी नहीं, मूलतः वायु का प्रभाव ज़्यादा होता है और नदी मतलब वायु के अपर्दन और निक्षेपण वाले क्षेत्र में सीमित रूप से नदी की भूमिका भी होती है, तो उसको कहते हैं लोएस्ट का मैदान। इसलिए भारत में ऐसा लोएस्ट के मैदान का उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में लोएस्ट सदृश मैदान या लोएस्ट के मैदान का उदाहरण कहाँ है, तो हमें पश्चिमी राजस्थान में जाना पड़ेगा और अंतःस्थलीय अपवाह के झीलों में ही लोएस्ट सदृश मैदान पाया जाएगा। तो जब भी आप ऐसे स्थलाकृतियों को तैयार करें तो थोड़ा उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रखें। और ऐसे वही मैंने फिर से जो आपको बताया था रिपीट करता हूँ, पर्यटन कीजिए। कि जब मैं लोकतक बेसिन अर्थात मणिपुर में गया तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सुंदर दृश्यावली, नदियाँ आ रही थी, मनोरम थी, उच्छलिकाएँ और जलप्रपातों से भरी हुई ये नदियाँ जैसे ही बेसिन क्षेत्र में आती हैं, इनमें मियांडरिंग की प्रक्रिया शुरू होती है और उस लोकतक झील में 3 ओर से बड़ी बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं, छोटी नदियाँ और भी ज़्यादा है। उन नदियों के निक्षेप की प्रक्रिया से जो झील का ओवरऑल एरिया है वो धीरे धीरे भरता जा रहा है और झील के चारों ओर जो नदी के निक्षेप से मिट्टी बनी है उसे सरोवरीय मिट्टी या सरोवरीय मैदान कहते हैं। मिट्टी तो खैर जलोढ़ ही होगा, सरोवरीय मैदान कहेंगे, है ना। तो यही है इस तीसरे प्रश्न का एग्जाम्पल। अब चलते हैं या उत्तर ए हो जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज? देखो, फॉल्ट वैली ड्रेनेज में अब हिमालय की नदियां प्रायः हिमालयी क्षेत्र छोड़ दें, वैसे चूंकि वहाँ फॉल्ट है ये जरूरी नहीं है, वैली भी हो सकता है, इसको अपनति और अभिनति कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में क्या होता है, 2 ऐसे माउंटेन है और ऐसे वैली, तो इसको कहेंगे अपनति, पर्वत अपनति होता है, और घाटी कहते हैं अभिनति। इंग्लिश पे कहते हैं इसको एंटीक्लाइन और इसको कहते हैं सिनक्लाइन। ठीक है, तो घाटी में जो नदियां बहती हैं सिनक्लाइन में बहती हैं या अभिनति में बहती हैं। लेकिन जो कुछ ही नदियां ऐसी हैं हिमालय प्रदेश में जो भ्रंश में बहती हैं, परंतु जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, मध्य भारत की नदियां नहीं, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां भ्रंश रेखीय नदियां हैं, इसीलिए वो मार्ग का परिवर्तन नहीं करती, है ना। अब देखो मध्य भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखो जैसे गंडक, ये तो हिमालयी नदी है तो ये होगी नहीं, यानी जो हिमालयी नदियां हैं थोड़ा उसको छांट दिया जाए। गंडक हिमालयी नदी है, रामगंगा हिमालयी नदी है। रामगंगा नदी पिथौरागढ़ से निकल करके जो घाटशिला घाट है वहाँ पर सरयू नदी में जाकर मिल जाती है और फिर सरयू नदी आगे बढ़ती है, वही जाकर मिलती है शारदा में, अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही है। फिर शारदा जाके मिलती है घाघरा में और घाघरा जाके मिलती है गंगा में। बेसिकली जो काली नदी है उसी को मैदान में शारदा भी कहते हैं। तो ये सब तो ड्रेनेज पैटर्न में आपने पढ़ा होगा। तो गंडक और रामगंगा, दूसरा गंडक जो है तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है, निकलती है, नेपाल से प्रवाहित होती हुई बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले को सिंचित करती हुई वहीं पर बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है और फिर गंगा में जाकर मिल जाती है। तो गंडक भी हिमालयी नदी है और भ्रंश रेखीय नहीं होगी। हाँ, ये एंटीसीडेंट रिवर जरूर है। अब चंबल, ये देखो मध्य भारत की नदी है, अर्थात पठार पर तो है, लेकिन मध्य भारत की जो नदियां हैं वो पठारी होने के बाद भी प्रायः भ्रंशीय नहीं है, भ्रंशीय नहीं है। तो इसमें एकमात्र उत्तर मिल रहा है दामोदर। और वैसे भी दामोदर नदी जो छोटानागपुर के पठार से अर्थात पलामू हिल से निकलती है और भारत के बिटुमिनस कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार इसी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। भारत का सबसे बड़ा जो कोयले की खान है रानीगंज पश्चिम बंगाल में, वो इसी के अंचल में है। इसके अलावा पूरा का पूरा झरिया, बोकारो, धनबाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बराकर नदी दामोदर की ही सहायिका है और बराकर के ही बेसिन क्षेत्र में आता है धनबाद। तो ओवरऑल जो कोयले का, बिटुमिनस कोयले का है, सबसे बड़ा केंद्र इसी में है। इसके बाद आता है फिर महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ से कंसर्न हो जाता है,
थोड़ा बहुत उड़ीसा का जो तालचेर है इस पर भी प्रश्न आया हुआ है, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर एक भ्रंश रेखा में प्रवाहित होती है और ये हुगली की सहायिका है। मुर्शिदाबाद के उत्तर में दामोदर नदी हुगली में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखिए तो भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए दामोदर नदी ही फेमस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं आगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या सही चुनना है हमें। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, मीन्स मुख्य जो ग्रेट हिमालय है उसमें फोसिल्स नहीं है अवेलेबल। ठीक है, जिन्होंने क्लास किया है उनको तो खैर बहुत आसान लग रहा होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महान हिमालय में फोसिल्स क्यों नहीं है, मिडिल हिमालय में फोसिल्स है और शिवालिक हिमालय में सबसे ज़्यादा अभी प्राप्त होता है, खासकर पूर्वी हिमालय में। इसीलिए पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ही पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के मिलने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महान हिमालय जब निर्मित हो रहा था उसकी ऊंचाई सर्वाधिक बनी ओलिगोसीन पीरियड में, और जब मायोसीन पीरियड में मध्य हिमालय का निर्माण हो रहा था तो महान हिमालय के आंतरिक भाग में अभियांत्रित अर्थात इंट्रूसिव अभियांत्रित ज्वालामुखी क्रियाएं घटी, इंट्रूसिव वोल्केनिक एक्टिविटीज़ घटी। इसलिए महान हिमालय के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी चट्टानों के अर्थात आग्नेय चट्टानों के भी प्रमाण हैं। इसीलिए महान हिमालय के आंतरिक भाग में जब ज्वालामुखी या आग्नेय चट्टानों के प्रमाण हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए वहाँ पर जीवाश्म नहीं होगा, अर्थात तापमान से अर्थात ज्वालामुखी के चट्टानों से, अत्यधिक तापयुक्त चट्टानों से वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए महान हिमालय में जीवाश्म के चट्टानों के प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेथिस सागर के मलबों के वलन से ही मध्य हिमालय बना है और महान हिमालय भी बना है। तो मध्य हिमालय में क्यों मिलेगा, महान में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभ्यंतरित ज्वालामुखी की प्रक्रिया महान हिमालय से संबंधित है और शिवालिक हिमालय थोड़ा सा भिन्न है इनसे, वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। अब मुद्दा है लघु हिमालय, लेसर हिमालय कहते हैं मध्य हिमालय को। ये मध्य हिमालय ही लेसर हिमालय है। मध्य हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं या जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं, यह भी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें इंट्रूसिव वोल्केनिक एक्टिविटीज नहीं है, यानी रॉक्स नहीं है। बाह्य हिमालय अर्थात शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये तीनों ही सही है। क्योंकि आप देखेंगे शिवालिक्स में ही न्यूलिथिक तक के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे महादाहा जो कश्मीर में है, या बुर्जहोम जिसको पिट्टहोम कहते हैं, अर्थात जो अंदर में घर बना करके रहने की, पशुओं के बाड़े की, पशुओं को पालने की जो प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम में, वो सब शिवालिक से ही कंसर्न है कश्मीर में। इसके अलावा और भी कई जगह। तो ओवरऑल शिवालिक में मानव के अवशेष मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दीज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसलिए उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। तीनों का तीनों यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न 5 का उत्तर होगा डी, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6, है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है कोयला क्षेत्र और दूसरा है अवस्थिति। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि कई बार विद्यार्थी सिंगरौली सिंगरैनी में कंफ्यूज करते हैं। वैसे सिंगरैनी और सिंगरौली 3 है, परंतु 2 की चर्चा यहाँ पे है, तो आज कोयला का क्षेत्र बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। जैसे ए है तालचेर अवस्थित है उड़ीसा में और उड़ीसा कंसर्न है महानदी बेसिन से। तालचेर, जब मैंने कहा ना दामोदर नदी, तो जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी सहायिका है महानदी की और बिल्कुल तट के समानांतर आकर के मिलती है। अर्थात यदि हम मैप के थ्रू समझें तो यहां पे मैं केवल प्रायद्वीपीय भारत को ही बनाता हूं। यहां पर अमरकंटक के पठार के दक्षिण से महानदी से निकलती हुई उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई ये महानदी की एक मेन शाखा हो गई, और जो ब्राह्मणी है ये छोटानागपुर के पठार से निकलकर यहाँ से ऐसे पैरेलल आके इस पे मिलती है। ये ब्राह्मणी नदी है, इसी के क्षेत्र में तालचेर है। ठीक है, और एक और सहायिका है देवी नदी।
देवी नदी के मुहाने के आसपास वेटलैंड है जहां पर भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो ओवरऑल समझ हमेशा बेहतर होगा। और ये वाला दामोदर नदी के दक्षिण पूर्व का क्षेत्र हो जाता है। साथ में महानदी जो छत्तीसगढ़ में है, महानदी का भाग, वो पूरा का पूरा कोयला से ही संबंधित है। कोरबा जो कोयला क्षेत्र है उसी से संबंधित है ना। तो ओवरऑल जो तालचेर है वो उड़ीसा महानदी घाटी, सिंगरैनी या पहले चलते हैं कर्णपुरा, कर्णपुरा हो जाएगा दामोदर घाटी, सिंगरौली ये सबको पता होगा, सिंगरौली हो जाएगा सोन घाटी, ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। ये हो जाता है झारखंड में कर्णपुरा, झारखंड। तालचेर हो जाता है उड़ीसा, सिंगरौली हो जाता है एमपी, और सिंगरैनी हो जाता है, अब कहेंगे तेलंगाना, तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश होता था। तो सिंगरौली हो गया सोन घाटी और सिंगरैनी हो गया गोदावरी घाटी। तो उत्तर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, ए 2 ही मिलने से उत्तर बन जा रहा है। अर्थात छठे प्रश्न का उत्तर होगा ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई बार विद्यार्थी ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं कि सर क्या सोन नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल है। नर्मदा निकलती है, नर्मदा के उत्तर पूरब से, उत्तर पश्चिम से सोन नदी निकलती है। और जो बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड के पठार की मैं चर्चा कर रहा था, बघेलखंड के पठार से जहां सिंगरौली, ये जो आपका सिंगरौली कोयला खनन क्षेत्र है, वही सोन नदी की घाटी है। और सोन नदी की घाटी जो मध्य प्रदेश में है उसी में कोयला पाया जाएगा। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में जाती है, खासकर उसकी जो सहायिका है रिहंद, सोनभद्र जिले में, तो वहां पे कोयला बहुत लेस है, इसलिए वहां जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। और उसी के आधार पर हिंडाल्को का विकास हुआ है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री। और जब बिहार प्रवेश करती है तब तो बहुत ही कम कंकरीली या हल्की पथरीली, पठारी भी नहीं कहेंगे, और जहां मिलती है वो तो पूरी तरह से मैदानी भाग है, क्योंकि वो भोजपुर जिला और पटना जिला की सीमा बनाती हुई मिलती है सोन नदी। ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा सा तालचेर कहाँ है, कर्णपुरा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, सिंगरैनी कहाँ है, इन दोनों में सी और डी में, सिंगरौली और सिंगरैनी में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कौन सा मध्य प्रदेश में है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश, पठार कौन सा होगा? बघेलखंड। पठारों में भी बुंदेलखंड के बघेलखंड, तो बघेलखंड, बघेलखंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। पन्ना का पठार जहां हीरे की माइनिंग होती है मध्य प्रदेश में, उसी के पूर्व में है, उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं। ठीक है। तो छठे प्रश्न का उत्तर है ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? उसके में गुरला मंधाता, नामचा बरुआ, कामेट और नंगा पर्वत। इसमें देखो गुरला मंधाता, बेसिकली जो जनसंख्या भी आप प्रिपेयर करते हैं या इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, तो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्रों में गुरला मांधाता का नाम सुनेंगे आप। जैसे हमारे यहाँ जो खासकर प्रयागराज में देखेंगे, जब कुंभ का मेला लगता है तो अखाड़े आते हैं नागा साधुओं का, निरंजनी अखाड़ा या इस प्रकार के कई अखाड़े आते हैं साधुओं के, वो उनके नाम से जाने जाते हैं। तो तिब्बती जो बौद्धिस्ट साधु होते हैं उनका एक भाग प्रकार होता है मानधाता साधु। मानधाता वो कुछ मतलब उसमें भी जैसे सेक्ट है ना, हीनयान महायान से करके बहुत सारे कंसर्न हो जाते हैं। तो गुरला मानधाता वहाँ पर एक बौद्ध मठ भी है। और जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज अर्थात तिब्बत का जो दक्षिण पश्चिमी भाग हो जाता है, कैलाश रेंज के दक्षिण पूर्व में एक चोटी भी है जिसका नाम है गुरला मानधाता। अब एनसीईआरटी की माने तो ये आपका नामचा बरवा भी अब तिब्बत में दिखेगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने अरुणाचल प्रदेश में न दिखा करके, ये सब थोड़ी त्रुटि है, क्योंकि भारत सरकार जिस पुस्तक को पब्लिश कर रही है उसमें तो कम से कम आप दिखाइए। आप सूचना में लिखते हैं कि नामचा बरवा चोटी अरुणाचल प्रदेश में है, और जब भारत का मानचित्र बनवा के दिए हैं उसी एनसीईआरटी में, तब लिखते हैं, दिखाते हैं उसको चीन के तिब्बत में। यानी अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है उसको उत्तर में आप दिखाते हैं नामचा बरवा चोटी को। वो हिल मतलब रेंज नहीं है कि आप उसको फैला रहे हैं, तो चोटी है ना।
तो एक बात तय है कि पूछा जा रहा है कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, नहीं पर यहाँ पे जोर दिया गया। तो गुरला मांधाता ये दक्षिण पश्चिम तिब्बत में है, और बौद्धिस्टों में जो गुरला मांधाता, जैसे हमने कहा ना कि हमारे यहाँ भी साधुओं का, जो हिंदू धर्म के साधुओं का होता है प्रकार, वैसे ही उनका भी होता है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, कामेट जो है वो उत्तराखंड में है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, उत्तराखंड में है। और नंगा पर्वत JNK में है, अब हालांकि यूटी स्टेट नहीं है। गुरला मांधाता दक्षिण पश्चिम तिब्बत में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गुरला मांधाता A। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है 8वां, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम होती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ये हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर हल्का भी आपको उसका प्रारूप पता है तो देखिए, अगर हम लोग भारत के मानचित्र पर देखें तो प्रक्रियाएं दो प्रकार से हैं। अगर मॉनसूनी पवनों और पवनों की प्रक्रिया को देखें, जैसे जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से वर्षा होती है, भारत ही विश्व में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा की प्रक्रिया दो ऋतुओं में दो प्रकार से दो दिशाओं में घटती है। वर्ल्ड में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं मिलता। जैसे अगर मध्यवर्ती मैदान को देखें तो पूरब से पश्चिम की ओर सुलेमान पर्वत तक वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा की प्रक्रिया है, यानी वर्षा घटेगी। ठीक है, तो भाई पवन जब चलेगी पूरब से पश्चिम की ओर और स्थल पे आने के बाद जैसे जैसे वो ड्राई होती जाएगी, अर्थात शुष्क होती जाएगी, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाएगी। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का हो गया। लेकिन हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, आप देखिए पिंक हरे कलर से। जो पछुआ विक्षोभ है, पछुआ विक्षोभ की प्रक्रिया ये है कि ये अगर अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये यूरोप हो गया, ये हो गया आपका भूमध्य सागर, यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये अपना हो गया यहाँ पर भारत। ये हो गया अपना यहाँ पर भारत, ये हो गया हिमालय। थोड़ा कैस्पियन सागर नज़दीक बन गया है, इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर कैस्पियन सागर और ये हो जाएगा काला सागर। अब ये हिमालय और इधर हो गया। तो इसमें होता ये है कि यहाँ पर ये निम्न भार की पट्टी ऐसे प्रवेश करती है भारत में, और पछुआ वायु के प्रभाव से ये शीतोष्ण चक्रवात, चूंकि यहीं पर लो प्रेशर बनता है शीत ऋतु में, और लो प्रेशर की ही पट्टी होती है, और पछुआ वायु के प्रभाव से लो प्रेशर की पट्टी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। इसीलिए कहते हैं पछुआ विक्षोभ। विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिम से आने वाला विक्षोभ। और वर्षा के या चक्रवात को जलवायु विज्ञान में डिस्टर्बेंस ही कहते हैं। तो पश्चिम से आने वाला विक्षोभ पछुआ विक्षोभ। तो अब ये पश्चिम से आ रहा है, तो इसमें वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब तक घटती जाएगी। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर चक्रवात है तो चक्रवात में कैसे घटेगा? चूंकि चक्रवात पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, जैसे बिहार तक तो चक्रवात का प्रभाव होता है, परंतु बंगाल और असम में इसका सीमांतकारी प्रभाव होता है। सीमांतकारी प्रभाव में हल्की बूंदाबूंदी या फुहार होती है, मौलिक रूप से वर्षा नहीं होती, यानी वर्षा तेज नहीं होती। और साथ में विंध्यन रेंज के दक्षिण में भी इससे बहुत अधिक वर्षा नहीं होती। ये भी उसकी प्रक्रिया है। तो भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां वर्षा की प्रक्रिया में दक्षिण पश्चिम मानसून जो अभी बीता है उसमें पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है, और यदि हम शीत ऋतु में देखेंगे मैदान के अंतर्गत तो बिहार तक ही होता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा घटेगी, क्योंकि चक्रवात आता है पश्चिम से, रास्ते में कैस्पियन सागर से थोड़ी आर्द्रता विग्रहण करता है, और शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट जो साइक्लोन होता है वेस्टर्ली विंड के इन्फ्लुएंस से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित होता है, और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन
वो सन्मार्गी वायु के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। जाड़े में होने वाली वर्षा मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ओबियसली बराक नहीं हो सकती, घग्गर नहीं हो सकती, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये लूनी नदी है, ये नदी होगी लूनी। देखिए राजस्थान में, हम राजस्थान का मैप बना देते हैं यहाँ पे, ये राजस्थान ऐसे हो जाता है, इधर फिर इधर गुजरात आ जाएगा। इस राजस्थान में ये वाला हो जाता है अरावली का प्रदेश। अरावली के इधर से निकलती है लूनी, ठीक है, और लूनी यहाँ से प्रवेश कर जाती है गुजरात में। गुजरात के कच्छ में, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, गुजरात के कच्छ में ये लगभग 9 महीने या 10 महीने विलुप्त हो जाती है, और रेस्ट जब वर्षा ऋतु होती है तब ये कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है। कच्छ में जो दलदल का निर्माण हुआ है उसमें इस लूनी नदी का मूल मतलब प्रभाव है। अब मुद्दा है कि लूनी नदी का आधा जल मीठा आधा जल खारा क्यों है? सामान्य प्रक्रिया है। इसको मरुस्थल के लगभग बीच से, अर्थात मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पर हालांकि जोजड़ी, सुकड़ी, ये सब सहायक नदियां हैं इसकी, लूनी की, लेकिन जोजड़ी सुकड़ी, जब लूनी इतनी लंबी नदी होकर के भी बहुत ज़्यादा जल ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि वर्षा की मात्रा बहुत कम है, हिमानी का स्रोत है नहीं। वर्षा इधर पश्चिमी राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा मैक्सिमम होगी 40 cm, 50 cm से तो कम ही रहना है। जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो जवाई, मंथरा, जोजड़ी, सुकड़ी, ये सब इसकी सहायिकाएं हैं, उनमें भी जल बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे मरुस्थल यानी नदी आगे बढ़ती है, मरुस्थलीय प्रदेश में जल घटने लगता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहां पर एक जगह है बलतोरो। बलतोरो, बलतोरो तक ऐसी मान्यता है, एक डिवीजन ले लिया गया। बलतोरो के पहले लूनी नदी में मीठा पानी है। मीठा पानी का मतलब खारापन कम है, क्योंकि वाष्पीकरण उसके पहले तुलना में कम होता है तो जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कहते हैं बलतोरो तक लूनी नदी का जल मीठा है। और बलतोरो के आगे वाष्पीकरण और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए कहते हैं जल हो जाता है खारा। इसलिए लूनी एक ऐसी नदी है जो मरुस्थल के लगभग 20 से प्रवाहित होती है। उसे मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब थोड़ा इंदिरा गांधी नहर निकाल दिया गया हरिके बैराज से, लेकिन बलतोरो तक लूनी नदी का पानी मीठा है और बलतोरो के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल यही इसका आंसर होगा बी, अर्थात किस नदी के ऊपरी मार्ग, ऊपरी मार्ग का मतलब ये हो गया, इसका ऊपरी मार्ग ये हो गया निचला भाग, है ना, जल का प्रवाह खारा और मीठा मिलता है, तो लूनी नदी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टे का एक उपविभाग है? देखिए कई बार जब क्लासेस में मैं बताता भी था तो स्टूडेंट्स का कहना होता था सर बहुत डेप्थ में तो नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन डेप्थ नहीं होता। अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। उपनदी की अवधारणा जो मैंने दी थी, मतलब अक्सर मैं देता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इसका उत्तर होगा बंगाल डेल्टा। क्योंकि कृष्णा गोदावरी का डेल्टा कृष्णा गोदावरी संबंधित है, महानदी का डेल्टा जो चिल्का झील के आसपास है वो महानदी से संबंधित है, कावेरी डेल्टा कावेरी नदी से संबंधित है, और बंगाल डेल्टा जो है ये गंगा नदी से संबंधित है। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही इसी से कंसर्न है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं इसको। यहां पे आप देखिएगा, ये अगर बांग्लादेश है, ये चिकन नेक का इलाका हो गया, यही बांग्लादेश हो गया। यहां पे जो गंगा नदी है, गंगा नदी ये प्रवेश करती है, यहीं पर है फरक्का डैम, फरक्का डैम, यहां से गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में। ठीक है, अब देखो एक अवधारणा यह है कि जब ढाल बहुत मंद हो जाएगा, ढाल जब बंद हो जाएगी तो मंद हो जाएगा तो नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाएगा, नदी विसर्पाकार प्रवाह का विकास करेगी। लेकिन ढाल जब अत्यधिक मंद हो जाए
तो नदी से कई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन शाखाएं निकले मुहाने के पास तो कहते हैं वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, लेकिन कोई बड़ी शाखा निकले तो कहते हैं उपनदी, सब रिवर। जैसे पश्चिम बंगाल राज्य में एक ऐसी ही नदी निकली है जिसका नाम है हुगली, और हुगली जहां सागर से मिलती है, एक कटही पे है, वहीं पर है गंगा सागर द्वीप, इसको हुगली कहते हैं, और हुगली को भागीरथी भी कहते हैं। हुगली को भागीरथी भी कहते हैं, चूंकि राजा भगीरथ से ही कंसर्न है, तो ये हुगली नदी हो गई। ठीक है, अब जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा आगे बढ़ती है और पद्मा से आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा की एक शाखा। ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर जब बांग्लादेश से प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं जमुना। भारत में उसका नाम रहता है ब्रह्मपुत्रा, यानी जो दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्रा, और जहाँ मेघालय के पास वो प्रवेश करती है, जैसे प्रवेश करती है नाम हो जाता है जमुना, नॉट यमुना, जमुना। और जमुना आकर मिलती है पद्मा में। ठीक है, फिर इसकी एक सहायिका है जमुना की, उसका नाम है मेघना, इसी के आगे आकर मिलती है मेघना नदी। तो पद्मा जो है वो जमुना से मिलकर आगे बढ़ती है, और जहाँ मेघना नदी आकर मिलती है, इस नदी की सम्मिलित धारा को कहते हैं मेघना। और तकनीकी रूप से इसीलिए गंगा की सहायिका कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को, क्योंकि गंगा का एक्सिस चेंज नहीं होता, ब्रह्मपुत्रा ही वहाँ समाप्त हो जाती है। भले ब्रह्मपुत्रा में जल ज़्यादा हो, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई ज़्यादा हो, लेकिन एक्सिस जो है, जैसे आप देखेंगे प्रयागराज में तो गंगा की सहायिका है यमुना, लेकिन यमुना नदी में और साथ ही साथ यमुना में जल भी ज़्यादा है। अगर आप प्रयागराज में नहाने जाएंगे अभी, तो शीत ऋतु के समय, अब तो माघ मेला भी लगेगा, तो उस समय बता देंगे वहाँ के नाव वाले कि यमुना नदी को न जाइए, नदी गहरी है और जल भी वहाँ ज़्यादा है, और साथ में गंगा में नहाने के लिए आपको लौटना पड़ेगा, जो कि ठेवने भर पानी से भी नीचे होगा। अभी चलते चलते आप गंगा को पार कर जाएंगे, लेकिन फिर भी गंगा की सहायिका यमुना है, न कि यमुना की सहायिका गंगा है, क्योंकि यमुना अपने एक्सिस पर समाप्त हो जाती है और गंगा वहाँ से आगे निकलती है। यही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो इस हुगली को कहते हैं उपनदी, और ये गंगा की एक उपनदी है जो भारत में निकली है। और जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ से एक और नदी निकलती है, बहुत लंबी नदी है, ये बड़ी नदी भी है, अधिक जल भी इसमें है, इसका नाम है मधुमती। ये भी विद्यार्थियों को हम बताते हैं, तो कई बार विद्यार्थियों को लगता है सर ये ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो जा रहा है क्योंकि यहीं से प्रश्न आया है। और ये पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा कहा जाता है, लेकिन ये मधुमती जो नदी है इसी गंगा से निकली है, चूँकि बंगाल का, खासकर ये तो पूर्वी बंगाल है जो बांग्लादेश है, तो बंगाल का मैदान बहुत ही समतल मैदान है। अब देखो, हुगली को आतंकवादी नदी भी कहते हैं। आतंकवादी क्या करता है, कभी भी स्टैंड गन चलाएगा या गोली वोली मार के भाग जाएगा, यानी आतंक का माहौल बन जाएगा। अब हुगली के प्रवाह क्षेत्र का ढाल इतना मंद है कि नदी हल्के से प्रवाह के बढ़ने पर भी अपना मार्ग बदल सकती है, अर्थात मार्ग बदलने में दक्षता के कारण ढाल का मंद होना है, इसलिए हुगली को आतंकवादी नदी कहते थे। हुगली नदी परेशान कर सकती है क्योंकि वो मार्ग तुरंत बदल सकती है। लेकिन बेसिकली यहाँ उपनदी जो हुगली निकली है गंगा से, वो इसीलिए तो बनी है, निकली है क्योंकि वहाँ ढाल बहुत मंद है, और उसके आगे नदी की लंबाई तो थोड़ी छोटी है मधुमती की, लेकिन जल मधुमती में हुगली से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नदी है मधुमती, इसी नदी की बात कर रहा हूं। और यहां पे जो आपसे पूछा गया है, डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा, ये मधुमती के डेल्टा को ही मोरीबंद डेल्टा, गरावी मोरीबंद डेल्टा कहते हैं, गरावी मोरीबंद डेल्टा। तो यहां पे जो उत्तर होगा यही बंगाल डेल्टा, बंगाल पूरा का पूरा जो डेल्टा है बेसिकली गंगा का डेल्टा है। और ये सुंदरवन का डेल्टा, देखो इससे बहुत बड़ी बड़ी नदियां विश्व में है, मिसिसिपी, मिसौरी, नील तो खैर जल उसमें कम है, अमेजन, हांगहो या यांगजी क्यांग, ये सब नदियां गंगा से बड़ी हैं, परंतु डेल्टा किसी का बड़ा नहीं है, क्योंकि मुहाने के पास वितरिकाएं नहीं, इसने उपनदियों को बना दिया है।
जैसे हुगली से हम शुरू करते हैं और हुगली में फिर यहाँ से आगे मिल जाती है दामोदर, तो हुगली में जल भी बढ़ जाता है मुर्शिदाबाद के पास। दामोदर, ये हुगली हो गई, ये मधुमती हो गई, फिर यहाँ पर छोटी छोटी गरावी गरावी बोलते हैं उनको, वहाँ पे स्थानीय नाम के तौर पे नदियाँ निकली हैं। इसी मधुमती में, मधुमती के डेल्टा को हम लोग मुड़ीबन डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल के डेल्टा से संबंधित है और वो गंगा नदी की एक उपनदी है। तो यही डिटेल में अब इस प्रकार से समझाने का, चूंकि ABCD तो कोई भी बता सकता है, आपके पास जो कई पुस्तक हैं मार्केट में प्रश्न क्वेश्चन बैंक के तौर पे उसमें भी उपलब्ध है, परंतु आखिर प्रश्नों को या फिर कंटेंट या कंसेप्ट को तैयार कैसे किया जाए जिससे कि आप आगे किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो बना सकें। बल्कि मैं फिर कहता हूँ, इस प्रकार के प्रश्न, जैसे मुड़ीबन डेल्टा का जो प्रश्न आया, इस प्रकार के प्रश्न वही विद्यार्थी या परीक्षार्थी बना पाते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट से चीज़ों को तैयार किया है, कंटेंट को, कंसेप्ट को जोड़ा है। कई बार लगता है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। और फिर मैं रिपीट करूँगा, स्टूडेंट्स, आप पर्यटन की प्रक्रिया से पढ़िए। आप प्रयास कीजिए कि मैं वहाँ गया, नाव लेके बांग्लादेश में प्रवेश किया। चूँकि एक प्रश्न मध्य प्रदेश पीसीएस में आया था कि भारत के कोलकाता से जो नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों में सामान भेजा गया, उसमें बांग्लादेश के किस बंदरगाह का प्रयोग किया गया। तो बांग्लादेश में 3 ही बंदरगाह काम का है, जिसमें फेमस है चटगांव। खुलना भी है, परंतु खुलना कम यूज़ में आता है। चटगांव को यूज़ किया गया था। मैं सीधे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर वैसे हम देखें तो आइजोल में जो सामान भेजा गया, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे सामान भेजे गए, तो हम किस बंदरगाह का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप मैप देखें या भारत का भूगोल या दक्षिण एशिया का भूगोल, जो कि यूपीएससी में भी है और यूपीपीएससी के सिलेबस में भी है, थोड़ा आप देखिए कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का कौन कौन सा बंदरगाह आता है, भारत के विकास की प्रक्रिया में भी वो यूजफुल कैसे हो सकता है, वहाँ से प्रश्न आ रहा है ना। तो यही 10 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के 2019 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके, अर्थात पार्ट 1 का वीडियो यही हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, अर्थात 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें मिलेंगे। फिर उसमें भी 10 प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप न केवल कंटेंट को तैयार करें बल्कि एक कंसेप्ट से जोड़ करके इस प्रकार से तैयार करें कि लंबे समय तक आपके माइंड में वो रिटेन भी कर सकें आप, और साथ ही साथ ये सूचनाएं, ये तकनीकी, ये रणनीति आपके चयन में एक आधार का कार्य करें। यही प्रयास है टीम दृष्टि का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। सुरक्षित रहिए, बेहतर प्रयास तैयारी कीजिए। थैंक यू।